ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट और ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नेम प्लेट विवाद पर एसपी नेता एसटी हसन का बयान, नाम पूछकर मारने वाले आतंकियों और नेम प्लेट लगवाने वालों में क्या अंतर है? ओवैसी और कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मैदान से पहाड़ तक बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार को मंडी में 8 जगहों पर बादल फटे, 15 लोगों की मौत हो गई, 34 लापता हैं। वायुसेना ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। सामने आई बादल फटने के बाद की डरा देने वाली तस्वीरें जो आगे आपको दिखाएंगे हम। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले यात्रियों के पहले जत्थे का पहलगाम में जोरदार स्वागत किया गया। आतंकी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने रवाना किया इस जत्थे को। 3 जुलाई यानी कि कल से बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। और हार्ट अटैक के पीछे कोविड वैक्सीनेशन वाले आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई है। कहा कि हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। तो तमाम खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। बाढ़ और बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन असल तबाही और दर्द झेल रहा है हिमाचल प्रदेश, जहां आसमान से बादल नहीं बरस रहे बल्कि बरस रही है तबाही। वो तबाही जो बादल की शक्ल लेकर बार बार फट रही है और बर्बाद कर दे रही है लोगों की खुशियां। उनका घर बार बारिश ने सब कुछ शहर के शहर उजाड़ दिए हैं। इससे पहले कि हम आपको देश में बाढ़ से होने वाली तबाही के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में एक कस्बा है जहां पर भूस्खलन ने आधी से ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा शहर पानी में बहने लगा है। हिमाचल के मंडी जिले के थुनाग इलाके में बादल फट गया, जिसकी वजह से अब तक 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे के बीच 3 लोगों के शव बरामद करने की भी खबर सामने आई। थुनाग तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने 15 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की। अब कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें वहां से भेजी गई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस थुनाग में कुदरत ने तबाही के निशान छोड़े, वहां सोमवार की रात लोगों पर कहर बनकर टूटी। थुनाग की उस डरावनी वहां उस इलाके में बादल आए और आते ही कुछ ही देर के अंदर बादल फट गए। बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि पहाड़ टूटने लगे, लोगों के घर टूटने लगे, जीने की उम्मीदें छूट गई। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब बुधवार को दुनिया के सामने आए। उस रात जब प्रकृति का तांडव चल रहा था, तब थुनाग इलाके में त्राहिमाम मचा था। रात के वक्त बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर अंदर सो रहे लोग एक सुरक्षित जगह से सिर्फ अपनी गाड़ियों को ही देख सकते थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पानी ने अपने निश्चित रास्ते को छोड़ रिहायशी इलाकों से बहना शुरू कर दिया। इसके बाद गलियों के किनारे बने घर मलबे से पट गए। इन 2 घरों में इंसानों की जगह नहीं, सिर्फ मलबे का कब्जा था। नदी किनारे घरों की तबाही अब साफ दिख रही है। थुनाग के बाजार में बने लगभग हर घर तक पानी और मलबा पहुंचा था। जो घर मजबूत थे वो बच गए, जो नहीं थे वो कुदरत के आगे धराशायी हो गए। जिन दुकानों से थुनाग के बाजार में रौनक रहती थी, उन दुकानों पर मलबे का ढेर है। अब बस उम्मीद है तो राहत बचाव के कामों की। जब तक यहाँ मदद नहीं पहुँचेगी, ऐसा ही हाल बना रहेगा। वैसे थुनाग में तबाही कोई पहली बार नहीं आई है। 1 साल पहले भी थुनाग ही वो इलाका था जहां की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया था। अगर आपने पिछले साल भी खबरें देखी होंगी तो आपको शायद ये बाजार, ये गलियां याद हों। इस बार तो मलबे ने थुनाग की गलियों को पाट कर रख दिया है। 1 साल पहले पेड़ के तने, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरने लगे थे। कीचड़ के साथ आए मलबे ने थुनाग को 2024 में भी तबाह किया था। उस वक्त भी लोगों के घर, बाजार सब कुछ टूट गया था। इस बार भी हाल वैसा ही हुआ। थुनाग में कुदरत ने अपनी तबाही को दोहराया और ये तबाही मंडी से थुनाग जाने के रास्ते में भी दिखाई दी।
रास्ते में हमारी टीम जब पैदल चलते चलते बादल फटने वाली जगह पर जा रही थी, तब उन्हें मलबे में दबी मुसीबत दिखी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस जो है वो इस गाद में फंसी हुई है। ये आप देख सकते हैं मंजर। अब यहाँ से सारी गाद हटाई जाएगी, तब इस बस को जो है निकाला जाएगा। पहाड़ से निकलकर मलबा नीचे आया तो नीचे खड़ी गाड़ियां खाई में चली गई। एक किसान का ट्रैक्टर कुदरत के प्रकोप की वजह से बर्बाद हो गया। देख सकते हैं बड़े बड़े खड्डे जो है यहाँ पे बने हुए हैं। नीचे जो है एक ट्रैक्टर है जो इस पानी के बहाव के साथ नीचे बह गया है। पहाड़ों के बीच हर 1 किलोमीटर में तबाही के ऐसे ही निशान दिख रहे थे। हिमाचल प्रदेश की इन तस्वीरों को देखकर साफ लगा कि इस वक्त पहाड़ों में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में जाना चाहते हैं और मुनासिब समझते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त पहाड़ मुसीबत से भरे हुए हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना अभी अपनी जान को कुदरत के हाथों सौंपने जैसा है। कब कौन सा पहाड़ आपकी गाड़ी पर गिर जाए आप ये नहीं जानते। बादल फटने वाली जगह जाते वक्त हमारी टीम को भी ऐसी ही एक गाड़ी दिखी जो भूस्खलन की वजह से नीचे गिर गई थी। इस गाड़ी में बैठे लोग भूस्खलन के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रात पहले तक जिस 4 व्हीलर ने उन्हें पहाड़ों तक पहुंचाया, पहाड़ इसी गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। यहाँ आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे भारी बारिश से। यहाँ आप देख सकते हैं ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है। और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है। पहाड़ में रहने वाले लोग भी कुछ महीनों तक कुदरत से परेशान रहने वाले हैं। कि आप ये घर है और ये घर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। हम अंदाज़ा इस विभीषिका का लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंजर जो है लोगों ने फेस किया होगा सोमवार की रात को। हिमाचल के मंडी का ये इलाका भूस्खलन और अपने खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है। और जैसा हमने पहले कहा था कि मंडी जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तबाही की वो तस्वीरें दिखी जो इस सीजन में अब तक नहीं देखी गई थी। रास्ते में ट्रक पलटा हुआ था, कार पलटी हुई थी, गांव के अंदर मलबा आ गया था। एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ती जा रही थी और तबाही की एक एक तस्वीर सामने आ रही थी। इनमें सबसे ज्यादा भयंकर तस्वीर थी इस ट्रक की। सोचिए भूस्खलन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने एक पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा दिया। ये एक गाड़ी है जो गुड्स कैरियर है, सामान ढोती है, पर उल्टी है क्योंकि फ्लड जब आया तो ये गाड़ी जो है उसकी जद में आ गई। गाड़ी के साथ साथ पहाड़ पर बसा गांव भी कुदरत के आगे बेबस था। पानी जो है नीचे आया है, कुछ एक जो सोलर पैनल्स हैं सोलर लाइट के वो भी नजर आ रहे हैं। ऊपर से नाला जो है तमाम तबाही मचाता हुआ नीचे आया है। जिन लोगों की आंखों के सामने वो डरावनी रात का मंजर था, उन्होंने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई। मौत का तांडव, नीचे से पानी आ रहा था, ऊपर से फ्लड आया और नीचे से इधर से बादल फट गया, नीचे से आ रहा, ऊपर से आ रहे बंदे बीच में फंस गए। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। रास्ते को खाली करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिराया जा रहा है। जब जब पहाड़ों पर तबाही आती है, लोगों की जान खतरे में आ जाती है, तब एनडीआरएफ बाहर आती है और इस बार भी यही हो रहा है। हिमाचल के मंडी में कुदरत ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। मंडी में एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। पानी के बीच फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। राहत बचाव के लिए सबसे पहले तो एनडीआरएफ के जवानों ने नदी के एक छोर को दूसरे से जोड़ने के लिए रस्सी बांधी। एक जवान पानी के तेज बहाव से लड़ता हुआ उस पार पहुंचा। रस्सी बांधने के बाद अलग अलग लोकेशंस पर एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों तक पहुंची और इसी तरह की रस्सियां और केबल्स के जरिए लोगों को खतरे के छोर से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इसी तरह हिमाचल के ऊना में भी स्वान नदी में 5 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ को खबर लगी तो वहां भी उनकी टीम देवदूत बनकर पहुंची और सावधानी से सभी 5 को पानी के बहाव से बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लोगों की जान अटकी पड़ी थी। 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग भी कुदरत के क्रोध के आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें बाहर निकलने का जब रास्ता नहीं मिला, उस वक्त भी राहत और बचाव दल ने सबकी मदद की। लेकिन राहत और बचाव का काम करने वाली टीमें 10 दिन बाद भी 12 साल की बच्ची को ढूंढ नहीं पाई। दिल्ली से आए इस परिवार की बेटी यमुनोत्री धाम में परिवार के साथ दर्शन के लिए गई थी। तभी पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुआ और बच्ची उसकी चपेट में आ गई।
ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब वो सड़क पे जब वो गिरी रास्ते के बीच में तो पूरी वो सड़क सर धंस गई। मेरी आंखों के सामने सर मेरी बच्ची नीचे चली गई। लाख ढूंढने के बाद भी परिजनों को इन पहाड़ों में अपनी बच्ची का शव नहीं मिला। अब वो वापस लौटने को मजबूर हैं। प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। रेस्क्यू टीम वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद आई है। फिलहाल लैंडस्लाइड के डर से पहाड़ों में रस्सी लगाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों तक भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों पर खास ध्यान देकर उन्हें खतरनाक रास्तों से बाहर निकालने में लगी। कुदरत का प्रकोप सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी सलाह है कि अगर आप अपने घर के बाहर निकलें तो अपने शहर के मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अब मैदानी राज्यों में बारिश का कहर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में झरना फूट पड़ा, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये रतलाम का केदारेश्वर मंदिर है, जहां अमूमन भक्तों का सैलाब उमड़ता था, लेकिन यहां आसमान से आई आफत सैलाब की शक्ल में दहशत पैदा कर रही है, जिससे मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी का विकराल रूप नजर आएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से आ रहा पानी झरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा मानो हजारों लीटर पानी एक साथ बह रहा। आमतौर पर झरने का ऐसा नजारा 15 जुलाई के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मंदिर के पुजारी और अन्य ग्रामीण बढ़ते जल स्तर को देखकर समय रहते ऊपर आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। नदी किनारे बने कई मकान तेज बहाव की जद में हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि उसकी जद में जो आया उसने जल समाधि ले ली। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये मकान पल भर में शारदा नदी की आगोश में समा गया। जिस मकान को खून पसीने की मेहनत से बनाया, उसको अपनी आंखों के आगे उजड़ता देख आंखें नम हो गई। शारदा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो आसपास के इलाकों में जमकर कटान कर रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर तहसील के निचले इलाकों में रहने वालों को हो रही है। यूपी के बलरामपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और नाले सब उफान पर हैं। लेकिन उस वक्त हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जब गेऊर नदी में आई बाढ़ में एक शख्स लहरों के बीच फंस गया। उफनती लहरें और उसके बीच जिंदगी की जंग की ये तस्वीरें गेऊर नदी की है, जो इन दिनों तांडव मचाए हुए है। लेकिन रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 दोस्त मछली पकड़ने नदी किनारे गए। तभी अचानक आई बाढ़ में मणिशंकर नाम का एक शख्स फंस गया। लहरें इतनी तेज थीं कि मणिशंकर बुरी तरह फंस गया। उसके दोस्तों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के आगे किसी की एक ना चली। काफी देर बाद लहरों के आगे मणिशंकर बेबस हो गया और गेऊर नदी के बहाव के साथ बह गया, जिसके बाद घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और करीब 5 घंटे बाद मणिशंकर का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मणिशंकर पैदल ही गेऊर नदी को पार कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना। राजस्थान के झालावाड़ में देर रात से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों की बस्तियां पानी भरने से डूब गई हैं। प्रशासन को एहतियातन चेतावनी जारी करनी पड़ी है। उफनती हुई आहू और काली सिंध नदी। झालवाड़ के गागरोन से आई ये तस्वीर जितनी हैरान करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी। पानी के तेज बहाव में लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रास्ता पार कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि अगर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया तो इनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम हो जाएगा। लेकिन लोग हैं कि बेखौफ नदी पार करने पर आमादा है।
हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश से झालवाड़ में भीमसागर डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके 3 गेट से 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध चला। अब इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान इस्तेमाल किए गए अपने डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें जारी की हैं। ये इजरायल की वही मिसाइलें हैं जिन्होंने ईरान में जगह जगह तबाही मचाई। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक में इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों ने ईरान पर कहर ढाया था। इजरायल ने न सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ईरान के हमलों को भी इन्हीं हथियारों के जरिए नाकाम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की तुलना में इजरायल को काफी कम नुकसान हुआ। इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया कि इन्हीं हथियारों की मदद से उसने ईरान के 99% ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया था, जबकि ईरान पर 500 से ज्यादा हमले किए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद दुनिया भर में दहशत है। सबसे ज्यादा सवाल बोइंग के विमानों को लेकर उठ रहे हैं और एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने बोइंग के विमानों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये नजारा शंघाई से जापान के टोक्यो जा रहे जापान एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान के अंदर का है। वीडियो में दिख रहा है कि यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए हैं क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये घटना 30 जून की है। बोइंग 737 विमान लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। 10 मिनट के अंदर ये विमान करीब 26,000 फीट नीचे गिरकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। विमान में सवार 191 यात्री और क्रू मेंबर इस घटना से दहशत में आ गए। इस दौरान विमान के केबिन में ऑक्सीजन मास्क गिर गए। लोग तब और ज्यादा डर गए जब फ्लाइट अटेंडेंट ने रोते हुए सभी से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है कि कई यात्रियों ने मौत के डर से वसीयत तक लिख डाली। कहा यह भी जा रहा है कि इस 10 मिनट के अंदर लोगों ने अपने परिजनों को एटीएम पिन और बीमा की जानकारी भेज दी, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच पाएंगे। हालांकि गनीमत ये रही कि विमान बच गया, क्योंकि पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी और विमान को ओसाका के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और विमान सुरक्षित लैंड कर गया। लखनऊ के प्राइवेट स्कूल बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये हालात तब हैं जब डीएम ने प्राइवेट स्कूलों को सख्ती के साथ गरीब बच्चों को एडमिशन देने के लिए कहा था। ऐसे स्कूलों की बीएसए ने मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है, क्योंकि मनमानी की वजह से इस बार करीब 30,000 गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाया है। एडमिशन नहीं देने और सबसे ज्यादा मनमानी करने वाले स्कूलों में सीएमएस यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे ऊपर है। अकेले सीएमएस की 17 शाखाओं पर नियमों के ना मानने के आरोप लगे हैं। इसके बाद बीएसए ने सीएमएस की 17 शाखाओं की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। सीएमएस के अलावा भी कई स्कूल ऐसे हैं जो मनमानी पर उतारू हैं, जिसमें एमआर जयपुरिया, बाल गाइड और विश्वनाथ भारती जैसे नामी गिरामी स्कूलों के नाम इनमें शामिल हैं। और अब एक अनोखी जेल के बारे में आपको बताते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और ये एक ऐसी जेल है जहां पर जाने के लिए कैदी तरसते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस जेल के अंदर किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। जेल के अंदर पूरी मौज मस्ती होती है। आप वहां फोन रख सकते हैं, नॉनवेज बना सकते हैं, फोटो क्लिक करवा सकते हैं। कोर्ट ने इन कैदियों को सजा काटने के लिए भेजा है, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। ये वीआईपी जेल कर्नाटक के बेल्लोरी में है। यहाँ कैदियों की ऐसी मौज है जो दुनिया की किसी जेल में नहीं हो सकती। लंबी जुल्फे, बॉडी, 32 के 32 दांत निकालकर हंस रहा ये कैदी कागजों में सजा काट रहा है, लेकिन असलियत में इसकी मौज है। फोन तो इस जेल में सबके पास है। जिसके हाथ में देखो एक मोबाइल फोन दिख ही जाता है, वो भी स्मार्टफोन, टच स्क्रीन वाला। गैंगस्टर और हत्याकांड से जुड़े कैदी भी यहीं से बाहर की दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। गमछा लगाए, दांत निपोरते हुए ये कैदी ऐसे बात कर रहा है मानो किसी रिश्तेदार के घर पर घूमने आया हो। खैर, इस जेल के ठाट बाट भी ऐसे थे जैसे ये इन कैदियों के बाप का घर हो। यहाँ नॉनवेज बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है। नशे के सामान भी जेल के अंदर उचित दाम पर उपलब्ध है। आरोप है कि ये तस्वीरें जेल के पुराने कैदियों ने वर्तमान जेल कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने के लिए फैलाई। अब जेल प्रशासन पर कार्रवाई निश्चित ही होगी।
हर हर महादेव के नारों के बीच आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। 140 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। ये श्रद्धालु बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचेंगे और अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यहां जगह जगह लंगर और दूसरी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। ये यात्रा 38 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। जम्मू से पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा की शुरुआत होते ही पूरा इलाका बम बम फूले और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक पहले जत्थे में करीब 4000 यात्री पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखते बन रहा था। आप देख सकते हैं कि जोश कितना है श्रद्धालुओं में, जाकर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बीजेपी नेता रविंद्र रैना और कुलगाम के जिला मजिस्ट्रेट ने काजीगुंड में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत किया। पहले जत्थे की रवानगी से लेकर श्रद्धालुओं के स्वागत की जबरदस्त तैयारी और रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा किए गए हैं। यानी जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बता दूं, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व हैं। पहले मैंने इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे। वहीं रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जिससे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। शटल की भी सुविधा है, ऊपर तक लाने के लिए, छोड़ने के लिए भंडारे के बहुत बढ़िया आयोजन कर रखे लोगों ने। पहले जत्थे में शामिल भक्तों ने भी कहा कि इस बार की यात्रा आतंक को करारा जवाब है। इस बार आतंक पर आस्था भारी रहेगी। ट्रेन में पानी की बोतल के लिए ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत करना एक टूर ब्लॉगर को महंगा पड़ गया। आरोप है कि पेंट्री स्टाफ ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। 20-20 रुपए का 2 बोतल हमने खरीदा है। ये घटना नई दिल्ली से ग्वालियर के रास्ते चेन्नई जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मोबाइल भी छीन लिया मेरा, देखिए। यात्री के मुताबिक उसने 2 बोतल पानी खरीदा, जिसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज किए गए। जब उसने इसकी शिकायत की तो पेंट्री स्टाफ ने उसे पीटा। दावा है कि टीटीई और ट्रेन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी पेंट्री स्टाफ का साथ दिया। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेकर, सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं। हो गया भाई, ये चीजें बताइए गलत है कि नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई, इस पर रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हो गया। धमाके के बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। हादसे के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल है। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी, एक के बाद एक धमाके होने लगे। आग की लपटें खतरनाक तरीके से ऊपर उठने लगी। आग और धुएं का गुब्बारा आसमान में चारों तरफ फैल गया। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिसकी वजह से जबरदस्त धमाके हुए। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद लोग भाग खड़े हुए। पटाखों में आग लगने के बाद हर तरफ विस्फोट हो रहा है। धुआं कई हजार फीट तक आसमान में उठता हुआ नजर आया। आग तेजी से फैली और आसपास की झाड़ियों तक पहुंच गई। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के लातूर से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है जो किसी का भी कलेजा झकझोर देगी। ऐसी तस्वीर जो बताती है कि गरीबी क्या क्या करा सकती है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके आंसू छलक आए। यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा।
दूसरों से या फिर बैलों से बुआई कराने के पैसे नहीं थे, तो इस बुजुर्ग दंपति ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा। इस तस्वीर ने दशकों बाद मदर इंडिया फिल्म की उस दर्द भरी गरीबी में लिपटी दास्तान को उभार दिया, जिसमें एक महिला और उसका परिवार खेत में बैलों की जगह खुद हल चलाने में जुट गया था, ताकि बुआई हो सके और पेट की भूख शांत करने के लिए अन्न पैदा हो। कड़ी धूप में पति पत्नी खेत में हल चला रहे थे। जिस उम्र में सहारा चाहिए, उस उम्र में हल उठाकर 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और चर्चा की मांग की। हालांकि स्पीकर ने इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। इन दिनों हार्ट अटैक के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं से हार्ट अटैक की हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इस बीच कुछ लोगों ने शक जताया है कि कहीं कोविड वैक्सीन की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। एक मरीज डॉक्टर के सामने बैठा है। डॉक्टर ने मरीज का हाथ पकड़ा है और कुछ ही देर में मरीज को हार्ट अटैक आ गया। वीडियो यूपी के आगरा का है, लेकिन ऐसे वीडियो हर रोज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े कर्नाटक के हासन से आए, जहां 40 दिनों में हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो गई। अब सिद्धारमैया सरकार ने इन मौतों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और कोविड वैक्सीन पर शक जताया। बड़ी बात यह है कि 22 मृतकों में 5 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, जबकि 8 लोगों की उम्र 25 से 45 साल के बीच थी। सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की टीम को हासन भेजा गया ताकि इन मौतों की असली वजह साफ हो सके। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया कहते हैं कि हार्ट अटैक से इतनी ज्यादा मौत कोई सामान्य बात नहीं है। सीएम ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई, जो इन मौतों का कारण हो सकती है। देखिए, जब इस तरह के हार्ट अटैक से जुड़े हुए कोई भी वीडियो सामने आते हैं तो कई लोग सीधे वैक्सीन पर सवाल उठा दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हार्ट अटैक से हो रही इन मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई भी संबंध, कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन से अचानक होने वाली मौतों से इसे जोड़ने वाले जो बयान आ रहे हैं वो गलत हैं, वो पूरी तरीके से भ्रामक हैं, उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना सबूत के दावे करने से वैक्सीन पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई अध्ययन का जिक्र करते हुए ये बात कही है। मंत्रालय का कहना है कि आईसीएमआर और एनसीडीसी के अध्ययन से पता चला है कि भारत में कोविड-19 के टीके पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी हैं। इनसे गंभीर दुष्प्रभाव के मामले बहुत ही कम देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह तो कह दिया कि हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामलों का कोविड की वैक्सीन से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि अगर कोविड वैक्सीन से लोगों की जान नहीं जा रही तो आखिर क्या वजह है कि कम उम्र के लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ये सभी को मालूम है। अगर ये रिपोर्ट्स आई है तो हमें इस बात की खुशी है, हमारी जनता सेफ हो जाएगी। लेकिन ये कार्डियोमायोपैथी अचानक हो क्यों रही है, इसकी भी वजह बतानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2 जंगली भालू होटल परिसर में घुस गए, जिससे पर्यटकों में दहशत फैल गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि भालू आसपास के इलाकों में घूमने के बाद जंगल की तरफ लौट गए। भालू को होटल परिसर में देख उसके पीछे डॉगी पड़ गए। भालू बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। काफी देर तक भालू को डॉगी परेशान करते रहे। भालू को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अंत में भालू बचते बचते होटल की एक इमारत में घुस गया। वहीं दूसरा भालू भी जब होटल कैंपस में घुसा तो उसको भी कई डॉगी ने मिलकर घेर लिया। होटल परिसर में भालू को देखकर पर्यटक दहशत में आ गए। गनीमत रही कि अधिकांश टूरिस्ट कमरे के अंदर ही थे। इस घटना के बाद होटल मालिकों ने वन अधिकारियों से कार्रवाई करने की अपील की है। बात अब कांवड़ यात्रा की, जिसे लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। और इस बार विवाद की जड़ है उत्तराखंड सरकार का वो फैसला जिसमें यह कहा गया है कि कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें मौजूद हैं उनके मालिक दुकान पर लाइसेंस और पहचान पत्र वाला बोर्ड लगाएंगे। तर्क ये है कि ऐसा करके कांवड़ियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना मुहैया कराया जाएगा। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और जहां खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। आदेश जारी होते ही अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर बने दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी। साफ कहा गया कि अगर दुकान के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से जल लेके आते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ लेके आते हैं।
अगर वो खंडित करते हैं फिर इसका फायदा भी क्या है? वो तो गलत कर रहे हैं ना, पहचान छुपा के अपनी। अब कावड़ मार्ग पर जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सभी को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी दुकान के बाहर लगाना होगा। और जो ठेला लगाकर फल या कुछ और सामान बेचते हैं, उनके लिए नियम ये है कि वो अपना पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन साथ में रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने साफ कहा है कि नियम ना मानने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले से संत समाज में तो खुशी की लहर है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो होटल और ढाबे वाले नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साधु संत इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। धर्मी लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया, इसकी हम जो है प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक धर्म के पक्ष में काम कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? उधर सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। कहा गया है कि हर जिले से हर रोज रिपोर्ट पहुंचानी होगी और अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं तो वो भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। देखिए, देश में इन दिनों धन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा पर चल रहा हंगामा भी इसी विवाद का एक हिस्सा है। उत्तराखंड सरकार के फैसले से विपक्षी दल के नेता इस कदर नाराज हैं कि बीजेपी सरकार पर देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमान भी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिससे कुछ लोगों को परेशानी है। ये लोग असल में कोई साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। उधर बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं होगी। किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। सच क्या है उसको लिखने में समस्या क्या है? भाई उसके बाद में उसकी मर्जी है, वो कहाँ खाना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है, कहाँ पर पानी पीना चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी सरकार ने जब ऐसा किया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी थी और उत्तराखंड सरकार के साथ भी यही होने वाला है। कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था और आरोप लगे थे कि हिंदू संगठन के लोगों ने एक शख्स की पैंट उतारकर उसकी पहचान की। अब ऐसे लोगों को विपक्षी दल के नेता आतंकी बता रहे हैं। घटना 28 जून की है, जब NH58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर स्वामी यशवीर जी महाराज की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग जबरन होटल कर्मचारियों को कमरे में ले गए और पैंट उतारकर उनकी पहचान की। इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने ऐसे लोगों को आतंकी बता दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वहीं हिंदू संगठन का दावा है कि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर यह घटना हुई, वहां लोग QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बता रहे हैं। इधर जयपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हालांकि ये चोरी ना तो पैसों की है और ना ही सोने चांदी की है। ये चोरी कब्रिस्तान में दफन महिलाओं के कफन की। रात के अंधेरे में कोई आता है और महिलाओं की कब्र से कफन चोरी करके ले जाता है। जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्र से कफन चोरी का ये सिलसिला पिछले कई दिन से जारी है। चोरी की इस वारदात को सुनकर न सिर्फ लोग हैरान हैं, बल्कि पुलिस भी परेशान है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में कब्र खोली गई है और ये भी मौके पर हम हैं यहाँ पर और इसको माशाल्लाह भी पैक करवा दिया है। महिलाओं की कब्र से कफन चोरी की इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसको लेकर शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। 1:30 बजे के बाद फिक्स 1:30 बजे रात को 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे के बाद। कितने आदमी थे?
तो आपने उनको बोला नहीं, टोका नहीं? मैंने ना बोला भाई यहाँ पहरेदार ना रहेगा, और पहरेदार होंगे भाई। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इस कफन चोरी का सच क्या है, इसका रहस्य पुलिस को सुलझाना है, जो अभी तक एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब ग्वालियर में गुफानुमा सड़क की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि बारिश में सिर्फ नगर निगम के दावों की पोल नहीं खुल रही, घटिया सड़क निर्माण और खुलकर हुए भ्रष्टाचार की परत भी खुल रही है। सुरंग में तब्दील ये सड़क कोई आम सड़क नहीं है। ये उस सिंधिया महल तक जाती है जिसका नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा है, ग्वालियर की पहचान से जुड़ा है। लेकिन 15 दिनों में ये सड़क 7 बार धंस चुकी है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इस सड़क पर चलना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है, पता नहीं कब कहां से धंस जाए। उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, इस सड़क के चलते लोगों को 6 महीने तक 1 वे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। करोड़ों खर्च के बाद इस सड़क का निर्माण किया, लेकिन एक ही बारिश में इसकी ऐसी हालत हो गई है कि PWD की टीम एक गड्ढा भरती है, अगले दिन एक नया गड्ढा तैयार हो जाता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई बोलेरो कार में अचानक से आग लग गई, और ये आग इतनी भयानक थी कि पूरी गाड़ी ही जलकर खाक हो गई। जैसे ही आग लगी, बोलेरो कार आग का गोला बन गई और धू कर जलकर राख हो गई। हाईवे से जाने वाले लोगों ने जलती गाड़ी का वीडियो बनाया और इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, गाड़ी जल चुकी थी। लेकिन गनीमत रही कि जैसे ही आग लगी, गाड़ी में सवार सभी लोग उतर गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी से पहले धुआं निकला, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और सभी गाड़ी से उतर गए, जिसके कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी कार को चपेट में लिया। अगर थोड़ी भी देरी की होती तो जान पर बना थी। बिहार के कटिहार में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक ट्रक और हाईवे की सीधी टक्कर यहां पर हो गई। हाईवे पर टक्कर इतनी भयंकर थी कि हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर का अंदाजा लगा सकते हैं। हाईवा के आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक और हाईवे दोनों ही तेज रफ्तार में आमने सामने से आ रहे थे, तभी नजर हटी और दुर्घटना घट गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि एक हाईवा के परखच्चे उड़ गए। हाईवा का ड्राइवर एक्सीडेंट के 2 घंटे बाद तक स्टीयरिंग के बीच फंसा रहा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से ड्राइवर को स्टीयरिंग से बाहर निकाल लिया, लेकिन जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो गया है। ये एक्सीडेंट NH31 पर कुर्सेला के कटरिया सिमरगाछ के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद लंबा जाम लग गया, जो घंटों बाद भी नहीं खुला। इधर इंदौर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगते ही ये तेजी से भड़क उठी। इमारत के अंदर प्लास्टिक रखे होने की वजह से आग फैल गई। फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठ रहा है, पूरा इलाका ही धुआं धुआं हो गया। अंदर आग की लपटें तेजी से निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन धधक रही हो। हादसे के वक्त कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जो आग लगते ही फैक्ट्री से बाहर निकल आए। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों में भी धुआं घुस गया। ये पूरी घटना सुखलिया गांव के D सेक्टर की है। और चलिए इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।